हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास आज हम शुरू करने वाले हैं विद वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सीए इंटर कॉस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, वेलकम टू सीए इंटर। आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। फाउंडेशन क्लियर किया है, दैट इज़ अ गुड अचीवमेंट इन इटसेल्फ। बट येस ऑफ कोर्स हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले हम चालू करेंगे सीए इंटर कॉस्टिंग। ये जो हमारा चैप्टर, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर में इस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें कुछ बातें समझ लेते हैं कि भाई ये है क्या जो हम पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर में है क्या। बेटा जब मैं कॉस्टिंग की बात करता हूँ, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग पढ़ना क्यों है? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? कॉस्टिंग पढ़ना क्यों है? कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं? कोई बता सकता है कि आखिर इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों आंद पड़ी? एनीवन? हाँ हाँ, बोल बोल। ये बचपन में ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने? ये बचपन में ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ये पढ़ा था, याद है क्या? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के कुछ दूसरे तीसरे लेक्चर, सीए फाउंडेशन के दूसरे तीसरे लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमने देखा था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तीन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है। कौन सी तीन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है? फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। कौन सी अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो पर्पजेस थे जो हमने फाउंडेशन के दौरान पढ़े थे। क्या क्या दो पर्पज थे? एक था टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा पर्पज था टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है, अच्छा मैं पहले बता दूं, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग। कुछ बच्चे मेरे प्री रिजल्ट बैच में थे जिसमें मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं। 2 या 3 दिन लगते हैं इस चैप्टर के लिए, उतना झेल लेना जिन्होंने प्री रिजल्ट बैच अटेंड किया है। जिन्होंने नहीं अटेंड किया है कोई बात नहीं, ये चैप्टर नंबर 1 है। फिर हम दूसरे चैप्टर से ने थोड़े चैप्टर्स क्या रहेंगे वो हम बाद में बात करते हैं, बट येस वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 1 राइट नाउ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग। तो हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि भाई है क्या कॉस्टिंग, ये सब्जेक्ट में पढ़ क्या रहे हैं हम। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो दे आर 3 ब्रांचेस: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हेन यू से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जब आप बात करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो दो पर्पज थे: टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो वी हैव टू कंपेयर इनकम एंड एक्सपेंस, जो हमने ट्रेडिंग पी एंड एल, इनकम एंड एक्सपेंड, बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में कंपेयर करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस जाने थे। फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो हमको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कंपेयर करना पड़ता है। ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमने बैलेंस शीट में कंपेयर किया था। ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमने कहाँ कंपेयर किया था? बैलेंस शीट में। ये अब तक हमने पढ़ा था सीए फाउंडेशन के अंदर में, और आप बोल सकते हो 11th 12th में भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे। अब हम एक अकाउंटिंग और पढ़ते थे जिसका नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हमने शुरू नहीं किया था, हमने सिर्फ थेरी पार्ट पढ़ा था, जिसके अंदर में हमने देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग के दो पर्पज थे। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में दो पर्पस क्या थे? टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और ऑपरेशन। किसी भी चीज की कितनी कॉस्ट है, किसी भी चीज कितने का पड़ा, कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। जैसा ये फर्नीचर, जिस टेबल के ऊपर में ये हमारा लैपटॉप रखा हुआ है, ये फर्नीचर बनाने के लिए हमको प्लाई लगा, हमको माइका लगा, हमको फेविकॉल लगा, राइट। ये फर्नीचर बनाने के लिए जो सारे सब्सटेंसेस हमको लगे, उसको मैं अगर जोड़ लूँ, एक कागज पे लिख के इसको मैं जोड़ लूँ, तो दैट विल गोइंग टू फेच मी द कॉस्ट ऑफ दिस फर्नीचर, दैट विल गोइंग टू फेच मी द कॉस्ट ऑफ दिस फर्नीचर। बोलो हाँ या ना, ये सुनो। तो ये कॉस्ट निकालना, फर्नीचर कितना, प्लाई कितना, नहीं फर्नीचर में प्लाई कितना, माइका कितना, फेविकॉल कितना, लेबर कितना, वो 100 मशीन जिसने काटा होगा उस 100 मशीन का इलेक्ट्रिसिटी बिल, जहाँ ये फर्नीचर बना होगा उसका रेंट, इस सब की टोटल करके उसकी कॉस्ट निकालना इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सेम ऑपरेशन, मतलब जैसा वी आर इनटू प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो सर्विस इज एन ऑपरेशन, जैसा क्लासेस कंडक्ट करना इज एन ऑपरेशन, इसका कॉस्ट कितना है ये भी असर्टन करना है इस कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस। साथ ही साथ में अगला पर्पस क्या है इसका? टू कैलकुलेट बजट्स एंड अप्लाई कंट्रोल। दूसरा पर्पस क्या बोला हमने? टू कैलकुलेट बजट्स एंड अप्लाई कंट्रोल। बजट बनाना मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग को समझता है कि खर्चा कितना लगता है। कॉस्ट अकाउंटिंग को ये ज्ञान है कि हाउ मच वी हैव स्पेंड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसके बेसिस पे, कितना हमने स्पेंड किया है उसके बेसिस पे वो सोच सकती ना कि आगे स्पेंडिंग कितनी होने वाली है। जैसा आपके पास दुकान है, प्रैक्टिकल है, पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकली सोचना। मेरी दुकान है, मेरे दुकान पे कोई कस्टमर आया, जैसा मेरा काम ही है फर्नीचर बनाकर बेचना। कस्टमर आया, बोले सर ये फर्नीचर कितने में बन जाएगा? अब मैं क्या बोलूँगा? रुक बना के बताता हूँ, बोलूँगा कि हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें कितना प्लाई लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कितना फेविकॉल लगेगा, कितना माइका लगेगा, ये सब मैं एक एस्टिमेशन लूँगा।
वो एस्टिमेशन एक पेज पे लिखूंगा और बता दूंगा उसको कि ये फर्नीचर मेरा 5,000 रुपये में बन जाएगा, ये फर्नीचर मेरा कितने में बन जाएगा, 5,000 रुपये में। दैट इज बजट। इसको क्या बोलेंगे, ये 5,000 रुपये का मैंने बजट निकाल कर दिया कि ये 5,000 रुपये में बनेगा। उसके बाद में यहाँ एक वर्ड वापरा हुआ है, अप्लाई कंट्रोल। व्हाट डू मीन बाय अप्लाइंग कंट्रोल, व्हाट डू मीन बाय अप्लाइंग कंट्रोल। जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोटेशन दिया है कि ये फर्नीचर 5,000 में बनेगा। आराम से सुन बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कोटेशन दिया है कि ये फर्नीचर 5,000 रुपये में बन के रेडी हो जाएगा, ये फर्नीचर 5,000 रुपये में बन के रेडी हो गया, बट बनते बनते मेरे को 8,000 रुपये लग गए। वेदर दिस इज गुड और बैड। 5,000 का फर्नीचर मेरा 8,000 में बन रहा है, ये अच्छी बात है बुरी बात है, जवाब दो। 5,000 का फर्नीचर मेरा 8,000 में बन रहा है, ऑफकोर्स दिस इज नॉट गुड। 3,000 रुपये मेरे को एक्सेस लग गए, 3,000 रुपये मुझको एक्सेस लग गए। अब ये 3,000 रुपये क्यों ज़्यादा लगे, इसमें किसकी गलती है? क्या मेरे को मटेरियल महंगा पड़ा, क्या मेरे को लेबर महंगा पड़ा, या क्या मेरे को कोई और एक्सपेंसेस महंगे पड़े? कुछ ना कुछ खर्चे तो बढ़े ना, कुछ ना कुछ खर्चे तो बढ़े। मेरे को क्या ज़्यादा पड़ा, मेरे को किस में ज़्यादा खर्चा लगा, उसका कारण ढूंढना इज अप्लाइंग कंट्रोल। उसका कारण ढूंढना इज अप्लाइंग कंट्रोल। बॉडी में क्या है तो एक बार यस बोल दे। उसका कारण ढूंढना, वाई वी हैव इनकर्ड मोर एक्सपेंडिचर, वो ढूंढने का जो कारण है। देख बजट बनाकर तो दे दिया, बजट बनाकर दे दिया, बट बजट बनाने के बाद जब तूने एक्चुअल से कंपेयर किया, बजट बनाने के बाद तूने एक्चुअल से कंपेयर किया तो तेरे को पता चला कि 3,000 का डिफरेंस है। वो 3,000 का डिफरेंस किस कारण की वजह से, वो कारण को ढूंढना इज अप्लाइंग कंट्रोल। यहाँ तक गया बॉडी में। अच्छा अब मेरे को बताओ, जो मैंने सोचा था कि ये 5,000 में बनना है, ये 5,000 में बनना है, बट ये 2,000 में ही रेडी हो गया। अगेन ये 2,000 में ही रेडी हो गया, तो बोलो ये अच्छी बात है बुरी बात है? 5,000 का फर्नीचर मेरा 2,000 में रेडी हो गया, अब तो 3,000 रुपये बच गए ना, अब तो 3,000 रुपये बच गए ना। ये अच्छी बात है बुरी बात है? कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम वेदर दिस इज गुड और बैड। 5,000 का फर्नीचर 2,000 में बन गया, 3,000 बच गए, फायदा है ना? वेदर दिस इज गुड और बैड? कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम। क्या लगता है आप लोगों के ओपिनियन से? दिस इज ऑल्सो बैड ना? बेटा दिस इज ऑल्सो बैड। वाई दिस इज बैड, वाई दिस इज बैड? क्योंकि तेरा बजट गलत है, तेरा बजट गलत है। हो सकता है वहीं तेरे दुकान के बाजू में तेरा कॉम्पिटिटर है, तेरे दुकान के बाजू में तेरा ही कॉम्पिटिटर है, उसने बजट प्रॉपर कैलकुलेट किया। तू बजट निकालता था 5,000 रुपए का, तू बजट निकालता था 5,000 रुपए का, जिसके अंदर में तूने 1,000 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, तूने सेलिंग प्राइस दी 6,000 रुपए की। वहीं तेरा कॉम्पिटिटर उसने बजट निकाला 2,000 रुपए का, उसने भी 1,000 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा और उसने सेलिंग प्राइस दी 3,000 रुपए की। क्या लगता है वो ऑर्डर आपके पास आएगा कि आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा? ऑर्डर आपके, क्योंकि ये तो बजट है ना, मैंने उसको काम थोड़ी दे दिया, उसने मेरे को काम थोड़ी दे दिया। आज मैंने उसको बजट दिया और 10 दुकानों में जाके बजट लेके आएगा। मैंने काम मेरा काम मेरे को मिला ही नहीं अभी तक, मैंने सिर्फ बजट प्रोवाइड किया। तो ये ऑर्डर हमारे पास ना आते हुए हमारे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो चाहे बजट से वेरिएशन एक्चुअल का फेवरेबल साइड में रहे या एडवर्स साइड में रहे, उस पर कंट्रोल लगाना जरूरी है, उस पर कंट्रोल लगाना जरूरी है। क्यों गलत हुआ? क्या हमने जो एस्टिमेशंस लिए थे वो गलत थे, या मटेरियल हमने जो सोचा था उससे सस्ते मिलने लग गए? तो जो भी होगा वो होना नहीं चाहिए, दोबारा ये गलती होनी नहीं चाहिए। इसको ढूंढ के निकालो, इसको ढूंढ के निकालो ताकि ये गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग विल गोइंग टू हेल्प यू। मैंने 3 पर्पजेस ज़्यादा बताया। टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, टू अप्लाई, नीड टू कैलकुलेट बजट एंड अप्लाई कंट्रोल। एक पर्पस और हो सकता है, मेरे को बताओ, इनको कॉस्ट पता है ना? कॉस्ट में यदि मैं प्रॉफिट जोड़ दूं तो क्या मेरे को सेलिंग प्राइस पता चलती है या नहीं पता चल सकती? सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉस्ट में यदि मैं सेलिंग प्राइस जोड़ दूं तो क्या मेरे को कॉस्ट में यदि मैं प्रॉफिट जोड़ दूं तो क्या मेरे को सेलिंग प्राइस पता चलती ना? तो ये सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है कि माल बेचूं तो बेचूं कितने में। जैसा अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर में मेरे को एक सैंडविच जो है, सैंडविच की सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करनी है। तो अब वो सैंडविच के अंदर में क्या लग रहा? ब्रेड लग रही, उसके बाद में मेरे को उसके अंदर में सब्जियां लग रही, मेयोनीज लग रही, ये कुछ चीज़ें बटर वटर और ये चीज़ वीज़ लगा के मैंने सैंडविच बना लिया। तो क्या सिर्फ यही खर्चा लगने वाला है क्या वो सैंडविच बनाने के लिए? क्या सिर्फ जो इंग्रेडिएंट्स उस सैंडविच में डले सिर्फ वही खर्चा लगता है कि इसके अलावा भी खर्चे है? सोच के देख, जिस ओवन में वो ब्रेड पकाई गई है वो ओवन का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस प्रीमाइसेस के पूरे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगते हैं। वो जो शेफ जिसने वो ब्रेड बनाई है उस शेफ का सैलरी लगता है। जिस प्रीमाइसेस पे मैं ब्रेड बना रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ, वो प्रीमाइसेस का रेंट लगता है। तो क्या ये सारी कॉस्ट मेरे को किससे रिकवर करनी है? डोंट यू थिंक ये सारी कॉस्ट
मेरे को आने वाले कस्टमर से रिकवर करनी है। तो जब मैं सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करूंगा तो इसका भी एलिमेंट उसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या इन सब चीज़ों का भी एलिमेंट उसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बोलो चार्ट में लिखो यस और नो। तो ये कैसे निकालना? कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट जो रहती है जो दिख रही है वो नहीं, उसके अलावा भी जो सारी कॉस्ट लग रही है उस सबको जोड़ना, उसको इवेल्युएट करना और सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे को हेल्प करता है। ये सब चीज़ों में कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे को हेल्प करता है। समझाए तो एक बार हाँ या ना बोलो, समझाए तो एक बार हाँ या ना बोलो। क्लियर है? बढ़ू आगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस, चलिए। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू फोरकास्ट, ये भविष्य देखता है आगे क्या हो सकता है, एंड डिसीजन मेकिंग, जो फोरकास्ट करना है हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और फ्यूचर में जो हो सकता है उसके प्रति हम डिसीजंस लेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन लेंगे। तो दिस इज हाउ दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल बी हेल्पफुल टू अस टू फोरकास्ट एंड डिसीजन मेकिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं? टू फोरकास्ट एंड डिसीजन मेकिंग। तो देखेंगे कुछ कुछ डिसीजन मेकिंग टूल है, मार्जिनल कॉस्टिंग है आपका, इवन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड्स, कुछ कुछ डिसीजन मेकिंग टूल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टू गेट वेरियस एनालिसिस रिपोर्ट, कई अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट मिलती है। देख जैसा होता है कई बार हमारे पास में ऑप्शन रहते हैं, मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसा मेरे को क्लासेस शुरू करनी है, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं क्लास की बिल्डिंग रेंट पे ले लूँ या ज़मीन खरीद के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लूँ। दो ऑप्शन है, या तो मैं रेंटेड प्रीमाइसेस में काम कर लूँ या मैं बिल्डिंग खरीद के काम कर लूँ। अब विच विल बी मोर प्रॉफिटेबल? कई बच्चे बोलेंगे शायद बिल्डिंग खरीद लो, आगे रेंट नहीं लगेगा, दैट इज सेविंग। कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर रेंट पे लो, रेंट पे लोगे तो क्या होगा कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ये हम डिसीजन ले नहीं सकते, हवे भी नहीं ले, हमको उसके लिए अलग अलग एनालिसिस रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं। वो रिपोर्ट्स कैसे बनते, क्या बनते, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। वैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्टिंग है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है? एक बार हमारा चैप्टर का नाम पढ़ो तो ढंग से कहीं से। एक्चुअली अगर आपने हमारे चैप्टर का नाम ढंग से चैप्टर है ना, सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट का नाम अगर कहीं पढ़ा आपने, एक मिनट में दिखाई देता हूँ ना, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? इज इट कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? सब्जेक्ट का नाम सिर्फ कॉस्टिंग नहीं है। आधे बच्चे ना यही गलती करते हैं, इसको कॉस्टिंग बोलते हैं, बात ही खत्म कर देते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कॉस्टिंग, इट इज़ ऑल्सो कवरिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज वेल। तो वही है, यहाँ पे एनालिसिस रिपोर्ट, डिसीजन मेकिंग, ये सब भी हमको करना होता है। सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट कर दे इतना काम नहीं है, हमारे को यहाँ डिसीजन भी लेते आना चाहिए। तो रादर देन सेइंग दिस सब्जेक्ट एज कॉस्टिंग, इट इज़ बेटर टू से इट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप मेरे स्टूडेंट हो, इसको पूरा बोलिएगा, क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्योंकि फ़र्क है, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ इतना ही काम है, बजट बजट बन कॉस्ट निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, बजट बनाना, कंट्रोल लगाना। बट डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस रिपोर्ट, ये किसका पर्पज हो जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये किसका पर्पज हो जाता है? मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग साथ में चलती है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे डिसीजन लेगा ना। देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ भी चलती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो रही है तभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो सकती है, अदरवाइज मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर डेटा फ्रॉम दिस टू थिंग्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल रिक्वायर डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल रिक्वायर डेटा फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। तब जाके वो डिसीजंस ले सकता है, तब जाके वो डिसीजंस ले सकता है। आई होप समझ में आया, समझ में आया दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। इफ़ यू वांट टू राइट दिस डाउन आप लिख लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ये फाउंडेशन में आपके पास लिखा हुआ है, फ्रेश कॉपी लो इंटर का, वहाँ लिखना है तो लिख के रख लो कि भाई इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपने अभी कॉपी वॉपी लेकर बैठे नहीं हो तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। कॉपी अगर आपने लेकर बैठे नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। चलिए, हो गया है लिख के? डन? कोई लिख रहा है तो एक बार बोल दो वेट, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इफ एनीवन इज राइटिंग वेट बोल दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए,
ये अभी हमने पढ़ा कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है ना। लेट्स कम टू कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। आ जाइए, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमारा इंडेक्स क्या क्या चीज़ें कवर करता है। आपका अगर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हम देखें तो मैं मेरे नोट्स देने वाला हूँ, डोंट वरी। वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम आर नोट्स, जिसके अंदर में हमने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा रखे हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, कंपेरेटिवली लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं फॉर कॉस्टिंग, ठीक है। चले, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट आपको दो मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, दो मॉड्यूल रहते हैं जिसके अंदर में आपका कवर सिलेबस कवर होता है। मॉड्यूल 1 के अंदर में हम अगर बात करें तो चैप्टर्स देखेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट नाउ वी आर लर्निंग दिस चैप्टर। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ऐसे तीन चैप्टर है। ये सर ये लेबर थोड़ी है, एम्प्लॉय कॉस्ट है। एम्प्लॉय कॉस्ट इज लेबर, कितना लेबर लगा उसमें, कितने एम्प्लॉय कॉस्ट लगी, दैट इज लेबर आप बोल सकते हो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये देखा जाए तो दीज आर बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग। ये इंट्रोडक्शन है, जैसे आप जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस पढ़ते थे उस तरीके के कुछ कंसेप्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद में यूनिट, बैच, जॉब, प्रोसेस, सर्विस, ये जो है ये अलग अलग प्रकार के प्रोसेस, अलग अलग प्रकार के स्टेप्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, जिसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन यहाँ मिलता है हमारे को। स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजट, ये जो होते हैं ये हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल है। मैंने आपको बोला था ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल हम पढ़ेंगे, जो हमारे डिसीजन मेकिंग टूल भी बोल सकते हैं हमको, यहाँ से हम डिसीजंस लेते हैं। स्टैंडर्ड हमने प्री बैच में देखा, मार्जिनल कॉस्टिंग से हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हम कंट्रोल लगा सकते हैं, दैट इज अगेन डिसीजन मेकिंग टूल। बजट, बजटरी कंट्रोल, ये भी डिसीजन मेकिंग टूल है। ये अलग अलग प्रकार के डिसीजन, बेसिकली वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। वो जो आखिरी के तीन टॉपिक है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो हम क्या करेंगे, मैं टॉपिक्स इन सीक्वेंस से नहीं लेके चलता। पहले हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिन्होंने प्री बैच अटेंड किया उन लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग हो चुका होगा, बट फिर हम बाद में चालू करेंगे ये बजटरी कंट्रोल, फिर हम बाद में चालू करेंगे कुछ इस तरीके से। हम चैप्टर्स को जंप करते हुए चलेंगे, हम एक सीक्वेंस में चलते नहीं हैं। अगर आपको देखना ही, अगर आपको जानना ही है कि सर आप किस तरीके से चलेंगे या हम किस तरीके से इस चैप्टर को लेकर चलेंगे, तो जस्ट लेट मी शो यू। ये हमारा इंडेक्स है जो आप लोगों को मैं ग्रुप में लिंक शेयर ज़रूर कर दूंगा इस नोट्स की, सो दैट यू विल हैव विथ यू कि पढ़ना कहाँ से है हमको। या ये रहा, दिस इज हाउ वी आर गोना गो। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग प्री बैच में हो गया, तो आप टेंशन मत लो, आपका मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड, एक्टिविटी बेस्ड, मटेरियल, यूनिट, जॉब, एम्प्लॉय। मतलब हम क्या करेंगे, जो पढ़ते वक्त करेंगे कि भाई एक चैप्टर यहाँ से पहले ये ख़त्म कर देंगे, हमारा टारगेट रहेगा कि पहले हम ये ख़त्म कर लें, फिर एक चैप्टर यहाँ से, दो चैप्टर यहाँ से, या दो चैप्टर इधर, तो उसको थोड़ा सा हम जंपिंग करते हैं, क्योंकि दीज आर मेजरली फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर एंड दोज आर मेजरली फार्मूला बेस्ड चैप्टर। तो हमारे को बैलेंस करते हुए चलना है। मैं एक साथ पूरे फार्मूला बेस्ड चैप्टर पढ़ा दूँ या एक साथ पूरे फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर पढ़ा दूँ तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो वी आर गोइंग टू बैलेंस इट आउट। अलग अलग तरह से हम चैप्टर, अलग अलग तरीके के चैप्टर्स हम करते रहेंगे ताकि दिमाग शांत रहे, बैलेंस बना रहे, हम जो पढ़ रहे हैं उसका और इसका कोऑर्डिनेशन चलते रहे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोना डू। जैसा हम चालू कर रहे हैं अभी, पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हमने देखा कि कितने प्रकार की, कितने अलग अलग विभिन्न प्रकार की अकाउंटिंग होती है, जिसमें से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम यहाँ कवर करने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर सिलेबस। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, बच्चा व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? What do you mean by cost? Anyone? Come on, help me with that. Cost मतलब क्या? Anyone? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे प्री बैच का स्टूडेंट है। एनी एक्सपेंसेस incurred to produce या प्रोवाइड, या ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्सपेंसेस incurred to produce any goods or providing any सर्विसेज, है ना। कॉस्ट मतलब खर्चा, सिंपल भाषा में जो खर्चा हमने किया है, कोई भी ऐसा खर्चा जो हमने किया है टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज, टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग? कॉस्टिंग
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों में फर्क होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे अभी हम जा नहीं रहे। व्हाट डू मीन बाय कोस्टिंग, बताओ कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग, कॉस्टिंग जो हम करेंगे, द कॉस्टिंग इज द प्रोसेस, ध्यान देना, कॉस्टिंग इज द प्रोसेस टू असर्टन मेंट ऑफ कॉस्ट। असर्टनमेंट क्या बोल रहा हूं मैं? असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट निकालना, क्या बोलेंगे? कॉस्ट को असर्टन करना। ये वाली जो कॉस्ट है इसको कैलकुलेट करने का पर्पस कॉस्टिंग में है। इसको कैलकुलेट करने का पर्पस कौन करता है? कॉस्टिंग का करता है। ना व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग देन सर? कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्टिंग दोनों सेम ही तो है। कई बच्चे इस चैप्टर इस सब्जेक्ट को कॉस्टिंग भी तो बोलते हैं, जबकि मॉड्यूल में कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा हुआ है। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या है? अकाउंटिंग मतलब क्या है? बचपन में पढ़ा था हमने अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। याद है क्या ऐसा कुछ? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यस और नो? तो यस, कॉस्ट अकाउंटिंग, अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज टू रिकॉर्ड कॉस्टिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द कॉस्ट असर्टेंट। जो भी आपने कॉस्ट असर्टन कर रखी है उसको यदि आप लिख देते हो, रिकॉर्ड कर देते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करके चलते हो, तो उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। देख, कॉस्टिंग मतलब कैलकुलेशन, अनकॉस्ट अकाउंटिंग मतलब उसको दर्ज कर देना, उसको लिख लेना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सिर्फ कैलकुलेट कर लेना, रफ में अलग अलग फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट कर लेना इज नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग। उसको व्यवस्थित फॉर्मेट में डालकर लिख लेना इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस है। कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस है। कई बार होता क्या है, छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, छुटपुट ऑर्गेनाइजेशन कॉस्टिंग तो करते हैं, कैलकुलेशंस तो करते हैं, बट शायद वो रिकॉर्डिंग नहीं करते। बट जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर होता है, वो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग भी करते हैं। मतलब सिर्फ कैलकुलेशन तक सीमित नहीं रहते, रफ में कैलकुलेट करके डिसीजन नहीं लेते। जो डिसीजन लिया वो क्यों लिया उसको रिकॉर्ड करके रखते, उसको रिकॉर्ड भी करके रखते। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न दैट, वी आर गोइंग टू लर्न दैट। बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग यानी सिर्फ कैलकुलेट करना, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जो कैलकुलेट किया उसको लिख कर ले लेना, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड रखना, हिस्ट्री मेंटेन करके चलना कि आपने क्या किया था, कैसा किया था, इसको लिख के रख लो। ये तीन डेफिनेशंस आपकी कॉपी में लिख लो। यस, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं बेटा, चैप्टर जो है, जो सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बट चैप्टर 1 जो है वो हमारा थोड़ा थियरी पार्ट पे कंसंट्रेट करता है। रीजन बीइंग, पहला पहला है, हम पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हमारे को कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज में जब फ्यूचर में यूज़ करूंगा आप मेरे को घूरोगे, सर इसका मतलब क्या है। तो हम पहले वो टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग समझ रहे, पहले वो टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग समझ रहे, एक बार वो हमारे बॉडी के अंदर चले गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते चलेंगे। डन? कितने लोग लिख रहे हैं, एक बार मेरे को एक बार सीधे सीधे ब्लंटली बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड मेंटेनिंग द कॉपी? मैं आपको एडवाइस करूंगा जस्ट मेंटेन प्रॉपर कॉपी, ये काम आता है बाद में। एक 200 से 300 पेज का रजिस्टर खरीद के लेके आ जाओ। कॉस्टिंग में आपको वैसे देखा जाए तो 600 पेजेस लगने वाले हैं, 300 पेज के दो दो रजिस्टर भी मेंटेन किया तो चलता है। 600 पेज का रजिस्टर थोड़ा बल्कि हो जाता है हैंडल करने के लिए, या जिनको 300 पेज हैंडल नहीं करते होते हो, 200 पेज के 3 रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे, ठीक है? डन? लिख ही नहीं रहे शायद कोई भी। कौन लिख रहा है बताओ ना एक बार। अगर आप लिख नहीं रहे हो तो मैं स्क्रीनशॉट या पॉज करने का ऑप्शन दूंगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा मैं। चलिए, हो गया। अब अगले टर्मिनोलॉजीज, अगले 3 टर्मिनोलॉजीज की तरफ बढ़ते हैं। ये आई होप ये 3 टर्मिनोलॉजीज हम सबको क्लियर है। अगला जो वर्ड है, अगला जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने वाले जिसका नाम है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, देखो होता क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट जैसा ये
समझ में नहीं आ रही, गाड़ी इधर आ रही उधर जा, बस कार है ये, क्या है ये, कार है, कार जूम करके जा रही, मैं बता कार। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ गया, cost object is the product, cost object is the product or service, cost object is the product or service of which cost to be ascertain, ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सर्विस जिसकी कॉस्ट हमको कैलकुलेट करनी है, ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस। देख कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या था, टू असर्टन द कॉस्ट। तो किसकी कॉस्ट, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट, कार की कॉस्ट असर्टन करनी है आपको, कार की कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट असर्टन करनी है। तो ये कार क्या बन गया हमारे लिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये कार क्या बन गया हमारे लिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फर्नीचर, जैसा ये फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं, ये फर्नीचर हमारे लिए क्या बन जाएगा बच्चा, जिस फर्नीचर के ऊपर में ये हमने टेबल रखा है, जिस फर्नीचर के ऊपर में हमने ये लैपटॉप रखा है, ये फर्नीचर हमारे लिए क्या बन जाएगा। सिंपल देखते, एक टेबल जो है, एक टेबल हमारे लिए क्या बन जाएगा बच्चा, इस प्रकार का जो टेबल होता है, टेबल, इमेज खोलने दो, खुलो 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 खुलो, खुल रहा है वो जब तक। मैं बता ये जो कार है, इस पर्टिकुलर कार, इस कार की अगर हम बात करें तो ये कार हमारे लिए क्या हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसा ये टेबल, इस टेबल के ऊपर में हमारा लैपटॉप रखा हुआ है, इस टेबल के ऊपर में हमारा लैपटॉप रखा हुआ है, तो वो टेबल भी हमारे लिए क्या हो गया, ये पर्टिकुलर टेबल भी हमारे लिए क्या हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसका हमको कॉस्ट असर्टन करना है, जिसका हमारे को क्या असर्टन करना है, कॉस्ट कितना लगा इस टेबल को बनाने के लिए, इस टेबल को बनाने के लिए हमारे को कॉस्ट कितना लगा, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरे को बता इसमें क्या क्या लगाऊंगा, ये कार बनाने के लिए क्या लगाऊंगा, जवाब दो, ये कार बनाने के लिए क्या लगाऊंगा, कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट, ये कार बनाने के लिए क्या क्या लगाऊंगा, ये कार बनाने के लिए हमें क्या लगा होगा, क्या क्या लगा होगा, डोंट यू थिंक ये कार बनाने के लिए हमारे को क्या लगाऊंगा, ये कार बनाने के लिए हमको चेचिस लगाऊंगा, चेचिस जिसके ऊपर में पूरी कार बैठी है, चेचिस लगाए, हाँ, और क्या लगे, टायर लगे, टायर लगे, और बोलो इंजन लगा, इंजन, ठीक है, इंजन लगाए, और क्या लगाए, और क्या लगाए, सीट लगी है सर, सीट, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग बिना का जीना यारो, हाँ स्टेयरिंग, वायर्स लगे होंगे ना, गाँव भरे के पूरे वायर्स, अंदर वायर का झंझाल होगा, ग्लास लगाऊंगा, ग्लास, ठीक है, ग्लास रहता है ना चार खिड़कियों पे, और आगे पीछे लाइट्स लगी होंगी, लाइट्स है ना, और क्या लगाऊंगा, कुछ लोहा लगाऊंगा, लोहा, जिससे आपने उसको कार के दरवाजे वरवाजे वगैरह बॉडी वॉडी बनाई होंगी, बैटरी लगी होंगी, बैटरी, बैटरी, हाँ बैटरी, और क्या लगाऊंगा, बैटरी के बाद और क्या लगाऊंगा, आपको नहीं लगता लेबर लगी होंगी, लेबर, जहाँ जिन लेबर ने उस पर काम किया होगा उसका लेबर चार्जेस लगाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी लगाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन मशीन जो चलती है उसकी इलेक्ट्रिसिटी, रेंट लगाऊंगा, जिस प्रीमाइसेस पे वो बना है वो प्रीमाइसेस का रेंट लगाऊंगा, हाँ या ना, ये सब मिला मिलू के, और भी बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी, तो ये सब जोड़ के हम कार असेंबल करते हैं ना, ये सब चीज़ों को साथ में लाकर हम क्या करते हैं, कार असेंबल करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स इसके अंदर में लगे रहते हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स जो लगे रहते हैं, इसको बोला जाता है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट मतलब क्या होता है, ध्यान दे, कॉस्ट यूनिट मतलब क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट यूनिट इज यूनिट यूज्ड टू मेक द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट यूनिट मतलब क्या, यूनिट्स यूज्ड, यूनिट यूज्ड टू मेक कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उसको बनाने के लिए, जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उसको बनाने के लिए जो छोटे छोटे यूनिट्स लगे, जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स, कॉस्ट यूनिट्स बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट यूनिट। जैसा ये टेबल बनाने के लिए क्या क्या लगाऊंगा, आप लोग जवाब दो मेरे को, ये टेबल बनाने के लिए क्या क्या लगाऊंगा, ये टेबल बनाने के लिए हमको क्या क्या लगता है, जवाब दे, टेबल बनाने के लिए क्या क्या लगाऊंगा हमको, यस, टेबल बनाने के लिए प्लाई लगाऊंगा, टेबल बनाने के लिए माइका लगाऊंगा,
टेबल बनाने के लिए हमको फेविकॉल, खिल्ले, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब क्या हो गए, प्लाई, माइका, फेविकॉल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कॉस्ट यूनिट्स हो गए ना। कॉस्ट यूनिट टू मेक दिस टेबल, कॉस्ट यूनिट टू मेक दिस टेबल, बोल हाँ या ना। समझाया तो चैट में यस लिख। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट का डिफरेंस समझाया तो चैट में यस और नो लिख। कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट का डिफरेंस समझाया तो चैट में यस और नो। चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। डिस्कशन आगे लेकर चलूँ, ये डिस्कशन आगे बढ़ाओ। अच्छा, मैं एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ पूछने के लिए पूछ रहा हूँ, मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को इंजन की कॉस्ट असर्टन करना है, मेरे को कार की कॉस्ट असर्टन नहीं करना है। अब नाउ आई वांट टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ इंजन, नाउ आई वांट टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ इंजन, ठीक है। अब खाली अपन इंजन का कॉस्ट निकालना चाहते हैं, अपन काय कॉस्ट निकालना चाहता है, इंजन। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं इंजन का कॉस्ट निकालना चाहता हूँ तो इंजन मेरे लिए क्या हो जाएगा। यदि मैं सिर्फ और सिर्फ इंजन का कॉस्ट निकालना चाहता हूँ तो बोलो इंजन मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट यूनिट। सिर्फ इंजन की कॉस्ट, मैं निसान कंपनी है, मैं इंजन बनाता है, मैं कार नहीं बना रहा है, मैं इंजन बना रहा है। टर्बो कंपनी ले लो, चलो टर्बो कंपनी इंजन बनाता है, जिसका काम सिर्फ इंजन बनाना है, दे डोंट प्रोड्यूस कार। निसान कंपनी भी इंजन बनाते बट वो साथ साथ में कार भी बनाते, बट टर्बो कंपनी सिर्फ इंजन बनाती है। अब मेरे को बताओ, मैं सिर्फ इंजन बनाता है, मैं सिर्फ इंजन बनाता है, तो इंजन मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट यूनिट की कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इंजन की कॉस्ट निकालना चाहता हूँ तो दैट टाइम दैट इंजन विल बिकम माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज नाउ आई एम असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ इंजन, नॉट कार। तो हो सकता है ना, ये जितने भी यहाँ पे कॉस्ट यूनिट्स दिए हुए फॉर कार, दिस इंडिविजुअली कैन ऑल्सो बी द कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइल डिटरमाइनिंग देयर कॉस्ट। इन लोगों की कॉस्ट निकालते वक्त इन सब यूनिट्स की कॉस्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि इन सब यूनिट्स की कॉस्ट निकाल ले, उसको जोड़ ले तो कार की कॉस्ट हो गई। बट इनकी कॉस्ट कितनी ये भी तो पता करना पड़ेगा ना, इनकी कॉस्ट कितनी ये भी तो पता करना पड़ेगा, और वो पता करने के लिए वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो कभी ना कभी ये कॉस्ट यूनिट भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट थे, कभी ना कभी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, हमने अगर डायरेक्टली बाय किया तो जिससे बाय किया उसके लिए ये यूनिट्स कॉस्ट ऑब्जेक्ट थे, उसके लिए ये यूनिट्स कॉस्ट ऑब्जेक्ट थे। आई होप समझ में आया आप लोगों को क्या है, आई होप समझ में आया आप लोगों को क्या होता है, ये किस तरीके से हम लेकर चलते। छोटा छोटा करके बड़ा प्रोडक्ट बना दिया, बट जिन्होंने छोटे छोटे बनाए उनके लिए भी तो वो कॉस्ट यूनिट जो था, जो हमारे लिए कॉस्ट यूनिट है, वो उनके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट था। क्लियर है, आगे बढ़ूँ यहाँ से, आगे बढ़ूँ यहाँ से, हाँ या ना। प्रैक्टिकली थोड़ा सोचते चलो तो जल्दी जल्दी कनेक्ट करते जाओगे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें ये लगे कितने होंगे कार बनाने के लिए, चेचिस कितना लगता है, चेचिस टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर कार, चेचिस कितना लगाऊंगा, जवाब दे। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ चेचिस डिड यू रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर द कार। चेचिस लगाऊंगा कुछ, बोल कितना लगाऊंगा चेचिस, 1 यूनिट का चेचिस लगाऊंगा। टायर कितने लगते हैं गाड़ी में, टायर कितने लगते हैं, चेचिस एक क्वांटिटी लगा है, हाँ टायर कितने लगते हैं बोलो, चेचिस की सिंगल क्वांटिटी हो गई। टायर कितने लगते हैं बोलो, टायर टायर 4 बोलो, 4 4 बोलो, 4 4 नहीं लगते, टायर कितने लगते हैं, 5 लगते हैं। सर 5 कैसे, एक स्टेपनी भी होती है, ठीक है। इंजन, एक इंजन लगता है, ठीक है। सीट कितने लगे होंगे, 4 या 5 डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मॉडल है, ठीक है। सिलेक्टिंग वो स्टेयरिंग, एक स्टेयरिंग लगेगा। वायर कितना, वायर कुछ मीटर्स में लगेगा ना, वायर का यूनिट जो आप ये निकालोगे कितना लगा, तो वो मीटर में, इतना मीटर वायर वगैरह। ग्लास कितने लगे होंगे, ग्लास 6 ग्लास लगे होंगे ना, एक आगे एक पीछे और 4 खिड़कियों पे 6 ग्लास, ठीक है। लाइट्स कितने लगे होंगे, लाइट्स कितने लाइट्स लगे होंगे, 4, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। लोहा, लोहा कुछ केजीज में लगाऊंगा, लोहा कुछ केजी में लगाऊंगा। बैटरी एक क्वांटिटी लगी होंगी। लेबर आवर्स में लगे होंगे ना, लेबर्स कितने घंटे लेबर काम किए वो आवर्स में लगाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में लगाऊंगा, इतना यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी लगा। रेंट फ्लोर एरिया के हिसाब से या पैसों में लगाऊंगा, फ्लोर एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट रहता है ना। तो ये जितना भी हमने यहाँ लिखा है कि ये कितना लगा है, ये सब चीज़ें कितनी लगी है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे बच्चा हम, दीज आर कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट्स। इन सबको क्या बोला जाता है, कॉस्ट यूनिट्स। जैसा कॉस्ट यूनिट मतलब क्या होता है, देख लो, लिख लो, कहीं लिख रहे हो अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट यूनिट मतलब क्या होता है, ध्यान दे बच्चा। कॉस्ट यूनिट मतलब हमने पढ़ा वो चेचिस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग, दैट इज कॉस्ट यूनिट। बट वो कितनी क्वांटिटी में लगे, वो सर पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में लगे, दैट क्वांटिटी विच वी हैव यूज्ड,
नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या लिखे, नंबर ऑफ क्वांटिटी, बच्चे ध्यान दें, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी यूज्ड, number of quantity used, number of quantity used in cost unit is called as cost drivers, is called as cost drivers. Number of quantity which is used to produce this will be termed as cost driver. तो तीनों टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग समझे क्या, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट ड्राइवर, तीनों के अगर मीनिंग डिफरेंस समझे तो क्लियर है क्या। जिसकी कॉस्ट डिटरमाइन करना है, जिसकी कॉस्ट असर्टन करना है, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिसकी कॉस्ट डिटरमाइन करना है, जिसकी कॉस्ट असर्टन करना है, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। उसमें जितनी भी क्वांटिटी या जितने भी यूनिट्स यूज्ड हुए उसको इंडिविजुअल यूनिट्स को हम कॉस्ट यूनिट बोलेंगे, और नंबर ऑफ क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन दैट यूनिट विल बी डिटरमाइंड एज कॉस्ट ड्राइवर्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉस्ट ड्राइवर्स, क्योंकि ये जितने ज्यादा लगेंगे, सोच के देख, ये जितने ज्यादा लगेंगे तेरी कॉस्ट उतनी बढ़ेगी ना, यस और नो। कॉस्ट ड्राइवर्स जितने ज्यादा लगेंगे उतनी तेरी कॉस्ट बढ़ेगी, बोल हाँ या ना। जितने ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर्स लगेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कॉस्ट ड्राइवर्स। जैसा मैंने एक की जगह दो चेसिस लगा दी, लगा नहीं सकते, बट एक की जगह मैंने दो चेसिस लगा दिए तो कॉस्ट बढ़ जाएंगी। ग्लासेस बढ़ा दिए, मिरर बढ़ा दिए, वायर बढ़ा दिया, लेबर आज ज्यादा लगाए, तो दैट विल गोइंग टू डिटरमाइन, दैट विल गोइंग टू ड्राइव माई कॉस्ट, दैट विल गोइंग टू डिटरमाइन और दैट विल गोइंग टू ड्राइव माई कॉस्ट। ठीक है, लिख के रख लो इसको फटाफट, कम ऑन हरी अप फास्ट, राइट इट डाउन। लिखो इसको फास्ट, फास्ट एकदम। हो गया है लिख के, क्या बोला हमने, कॉस्ट ड्राइवर मतलब एक बार लिख के हो गया तो चैट में डन लिख देना।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। बढ़ जाओ आगे पक्का। चलिए अगला क्या है इसके बाद में, लिख के हो गया है क्या रे? हाँ ना कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। ठीक है, मेरा पेन अलग परेशान कर रहा है आज, मेरे को पता नहीं क्या हो गया इसको भी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम अगले पॉइंट की तरफ चलते, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। टाइप ऑफ कॉस्ट है जो हमारा अगला कंसेप्ट, क्या है उसका नाम क्या है? टाइप ऑफ कॉस्ट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट? देखो इसके अलग अलग बेसिस है। जब हम टाइप ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो इसमें हम अलग अलग बेसिस पढ़ेंगे। नेचर, फंक्शन, बिहेवियर, कंट्रोल, नॉर्मलिटी एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसा कि अगर आप आपके मॉड्यूल में भी देखते हो, मॉड्यूल में या मेरे नोट्स में जाते हो, तो हमने कॉस्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह पढ़ा, मैनेजमेंट पकड़ा, ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। फिर अभी अभी हम जो है स्कोप, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट्स हम देख चुके हैं, कॉस्ट ड्राइवर देख चुके हैं, लिमिटेशंस वगैरह हम पढ़ लेंगे बाद में। हम इस टॉपिक में इस वक्त क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की यदि हम बात करते, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की यदि हम बात करते थे, देख नेचर, फंक्शंस, वेरिएबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मल, कॉस्ट मैनेजरियल, डिसीजन मेकिंग, तो ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के हमको टाइप्स पढ़ना है कॉस्ट के, जो हम यूज़ भी करेंगे वाइल डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, वाइल डिटरमाइनिंग या वाइल असर्टनिंग द कॉस्ट। ये सब हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला, ये बेसिस का मतलब क्या होता है? बेसिस का मतलब समझता है क्या आपको? ये अलग अलग बेस है। बेस का मतलब क्या होता है? हमने बचपन में पढ़ाया था। जैसा अगर मेरे को एक स्टूडेंट को क्लासीफाई करना है, जैसा एक स्टूडेंट को क्लासीफाई करना है, तो स्टूडेंट को क्लासीफाई करने के लिए एजुकेशन एक बेस हो सकता है, एजुकेशन एक बेस हो सकता है, उसका जेंडर एक बेस हो सकता है ना, उसका जोग्राफिकल लोकेशन एक बेस हो सकता है, और भी हो सकते हैं ना। लोकेशन के अलावा हम ये देख सकते हैं कि उसका पॉलिटिकल, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट है। तो ऐसे कुछ अलग अलग बेस बना सकते हैं हम, उसके अलग अलग कुछ बेस बना सकते हैं। जैसा अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन आइदर यू वुड हैव बीन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, यू वुड हैव बीन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। जेंडर बोला तो ये आपका मेल फीमेल। लोकेशन बोला तो नागपुर, आउट ऑफ नागपुर। पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जो भी आप, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते वगैरह, इस तरीके से हमने अलग अलग बेसिस ले लिया। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसा अगर हम नेचर एलिमेंट की बात करें, तो दिस आर दिस लेवल, ये जो जितने भी नेचर एलिमेंट फंक्शंस वगैरह ना, इसको बेसिस बोलेंगे। इसके अंदर में इसके छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, नेचर एंड एलिमेंट के दो, जैसा इसके बच्चे थे ना, वैसे ही इनके भी बच्चे रहेंगे। नेचर एंड एलिमेंट अगर हम बात करें, तो नेचर एंड एलिमेंट के बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो नेचर एंड एलिमेंट हैज़ थ्री बेसिस। कौन से? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। नेचर और एलिमेंट में अगर मैं क्लासीफाई करूँ, कॉस्ट को क्लासीफाई करना है, तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, ऐसे तीन अलग अलग प्रकार के बेस होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। तो जैसा कि अगर हम बात करेंगे मटेरियल, मटेरियल आपको पता ही है, जो प्रोडक्ट के अंदर लगने वाला जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट में लगने वाला मटेरियल, दैट इज मटेरियल। लेबर मतलब उसमें लगने वाली एम्प्लॉय कॉस्ट, उसमें लगने वाली एम्प्लॉय कॉस्ट, एक्सपेंस, एक्सपेंस। नो, इसके दो दो बच्चे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ना व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट? व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट? वो नीचे का पढ़े बगैर बोलो। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट? क्या लगता है आपको डायरेक्ट मतलब क्या होता होगा? एनीवन, एनी गेसेस? डायरेक्ट मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट? आपने पढ़ा है क्या? ये फाउंडेशन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आप शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, राइट? डायरेक्ट मतलब क्या? जिसके होने ना होने से, जिसके, ऐसा बोला था हमने, जिसके होने ना होने से धंधा बंद हो सकता है। डायरेक्ट मतलब क्या? जिसके होने ना होने से, जिसके होने ना होने से धंधा बंद हो सकता है, उसको हम क्या बोलते थे? डायरेक्ट। और जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था। जिसके होने ना होने से धंधा बंद हो सकता है वो डायरेक्ट, जिसके होने ना होने से कोनो फर्क ना पड़ेगा वो इनडायरेक्ट। याद आया क्या? याद आया तो एक बार चैट में यस लिख दो। याद आया तो एक बार चैट में यस लिख दो। यस, जिसके होने ना होने से धंधा बंद हो सकता है वो डायरेक्ट, और जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो इनडायरेक्ट। वो इनडायरेक्ट, याद आया तो एक बार चैट में लिख दो, बराबर है? Those expenses which are directly attributed, that is directly attributed to the business activity is direct. Those are not attributed, those are not connected with the business activities are indirect, ठीक है? वो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से, वो काय की अकाउंटिंग के हिसाब से था? फाइनेंशियल। राइट नाउ वी आर लर्निंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग? नो, वी आर लर्निंग कॉस्ट अकाउंटिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस है। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? देख सुन, डायरेक्ट मतलब क्या होता है?
विच आर, देख क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट मतलब क्या है, विच आर इजीली ट्रेसेबल टू फिनिश गुड्स और सर्विसेज, विच आर इजीली ट्रेसेबल टू फिनिश गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे वर्ड क्या वापरा है, इजीली ट्रेसेबल, वर्ड क्या वापरा हुआ है, इजीली ट्रेसेबल। एंड इनडायरेक्ट मतलब विच आर नॉट ट्रेसेबल टू फिनिश गुड्स और सर्विसेज, जिसको हम फिनिश गुड्स या सर्विस में ट्रेस नहीं कर सकते, जिसको हम फिनिश गुड्स या सर्विस में ट्रेस नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब विच आर इजीली ट्रेसेबल टू फिनिश गुड्स और सर्विसेज, इनडायरेक्ट मतलब विच आर नॉट ट्रेसेबल टू फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, ट्रेसेबल नॉन ट्रेसेबल मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये जो फर्नीचर है, कहाँ गया, ये वाला जो हमारा टेबल है, मेरे को बताओ ये जो टेबल है, ये जो टेबल है इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये टेबल में क्या क्या ट्रेसेबल है। ये टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो डोंट यू थिंक इसमें जो माइका लगा हुआ है, माइका दिख रहा है हमको, दिख रहा है माइका ट्रेसेबल है, कितना माइका लगा है, मैं गिन लेता हूँ, ऐसा टेप लाता हूँ, इतना इतना ऐसा गिन सकता हूँ ना मैं, माइका कितना लगा हुआ है, बोल हाँ या ना। तो माइका ट्रेसेबल है। इसमें प्लाई कितना लगा है, प्लाई गिन सकता हूँ कि कितना प्लाई लगा है, हाँ या ना, वो भी गिन सकता हूँ, दिख रहा है इतना इतना प्लाई लगा हुआ है। क्या मैं ये इजीली ट्रेस आउट कर सकता हूँ क्या, माइका कितना लगा हुआ है, प्लाई कितना लगा हुआ है। ये माइका प्लाई दोनों मटेरियल है, माइका प्लाई दोनों मटेरियल है, तो माइका और प्लाई दोनों इस टेबल के लिए क्या बन गए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सोच के जवाब देना। माइका प्लाई इस टेबल के लिए क्या बन गए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जवाब दो, कम ऑन हरी अप फास्ट। माइका और प्लाई इन दोनों के लिए क्या बन गए, माइका प्लाई इन दोनों के लिए क्या बन गए, डायरेक्ट बन गए, इन दोनों के लिए क्या बन गए, डायरेक्ट, क्योंकि दे आर इजीली ट्रेसेबल, की फाइनल प्रोडक्ट में दिख के आ रहा है कि ये लगा हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट में दिख के आ रहा है कि ये लगा हुआ है। जैसा ये हैंडल, ये भी ट्रेसेबल है, वो लॉक, ये भी ट्रेसेबल है, दिस आर डायरेक्ट मटेरियल, दिस आर डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मतलब क्या, जैसा मटेरियल की अगर हम बात करें, मटेरियल में माइका प्लाई इज डायरेक्टली ट्रेसेबल, बट इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, ये माइका जब प्लाई पे हमने चिपकाया होगा तो इसके बीच में फेविकॉल लगाऊंगा ना, इसके बीच में फेविकॉल लगाऊंगा माइका और प्लाई के बीच में, वो फेविकॉल दिख के आ रहा है क्या, फेविकॉल ऐसा बह रहा है क्या फेविकॉल यहाँ से, नहीं ना। कितना लगा है वो कैलकुलेट कर पाओगे क्या, कितना फेविकॉल लगा है वो कैलकुलेट कर पाओगे क्या। होता क्या, हम एक डब्बा फेविकॉल का लेके आते हैं, 10 फर्नीचर उस डब्बे से बना दिए, अब किस फर्नीचर में कितना फेविकॉल लगा, दिस इज नॉट ट्रेसेबल। क्या वो फेविकॉल में ट्रेस कर सकता हूँ क्या, इसमें कहीं कहीं जगहों पे हमने खिल्ले लगाए होंगे, कहीं कहीं जगह पे हमने नेल्स रहते ना, नेल्स नेल्स लगाए होंगे, क्या इसको मैं ट्रेस आउट कर सकता हूँ क्या, क्या वो कितने खिल्ले कितने प्रोडक्ट में इसमें लगे हुए, क्या मैं उसको ट्रेस आउट कर सकता हूँ क्या, बोल हाँ या ना। क्या हम उसमें कितने खिल्ले लगे हुए उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं क्या, कम ऑन हरी अप फास्ट बोलिए। आर दोस एक्सपेंडिचर ट्रेसेबल, आर दोस एक्सपेंडिचर ट्रेसेबल, हाँ या ना, यस और नो, नो नो, दे आर नॉट ट्रेसेबल, दे आर नॉट ट्रेसेबल। तो वो सारे खर्चे क्या हो गए हमारे, वो सारे खर्चे क्या हो गए हमारे लिए, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए, क्या हो गए, इनडायरेक्ट, फेविकॉल, नेल्स, वो टेप लगती है जो माइका चिपकाने के काम आती है, वो तो हम लगान चिपक जाने के बाद निकाल देते, वो माइका चिपक जाने के बाद वो टेप निकाल देते हैं हम, तो वो टेप वगैरह क्या, एक्रोलियम टेप जिसको बोलते हैं हम, दोज आर इनडायरेक्ट मटेरियल, दोज आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। आई होप समझ में आया, समझ में आया तो चैट में यस लिख दो एक बार। मटेरियल जो ट्रेसेबल है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर में ट्रेसेबल है उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर में जो ट्रेसेबल है उसको डायरेक्ट बोलेंगे, जो नॉन ट्रेसेबल है, नॉन ट्रेसेबल है उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। समझ में आया तो एक बार चैट में यस और नो लिख, कम ऑन हरी अप फास्ट। जैसा अगर मैं मेरे क्लासेस की बात करूं, यदि मैं ये क्लासेस की बात करूं तो मैं मेरे नोट्स देता हूं, जैसा अगर मैंने आपको मेरे नोट्स देने हैं, ये कहाँ गए नोट्स नहीं रखे, ये जैसा ये नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं, ये एक एक स्टूडेंट को एक एक नोट्स मैंने प्रोवाइड करने, मेरे को बताओ ये जो एक एक नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्या ये नोट्स की कॉस्ट मैं ट्रेस कर सकता हूँ क्या, जितने स्टूडेंट्स उतनी कॉस्ट, जितने स्टूडेंट उतनी कॉस्ट, तो ये कॉस्ट नोट्स की कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट। बट आपकी क्लास को प्रोवाइड करने के लिए, आपकी क्लासेस लेने के लिए, वो पेन ड्राइव, वो ऊपर में जो लगा हुआ कैमरा है, यहाँ लगे हुए मॉनिटर, सीपीयू, लैपटॉप, ये भी तो मेरे मटेरियल है ना। क्या आपकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये सब खर्चा नहीं लगा क्या मेरे को, बट क्या ये खर्चा सिर्फ आपकी क्लास के लिए लगा है कि सभी क्लासेस में लगता है। तो इस पे ये जो मटेरियल का खर्चा है, ये मटेरियल का खर्चा नॉन ट्रेसेबल है, ये मटेरियल का खर्चा नॉन ट्रेसेबल है। कितना लगा आपकी बैच में पता नहीं, कितना लगा आपकी बैच में, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। ना व्हाट यू मीन बाय डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये फर्नीचर की बात करते हैं, ये जो फर्नीचर बना है, इस फर्नीचर को बनाने के लिए 100 मशीन से ये फर्नीचर काटा गया होगा, उस जिस बंदे ने, जिस लेबर ने काटा उसको वड़ाई बोलते हैं या इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं।
तो क्या मैंने कारपेंटर को पैसा दिया होगा या नहीं दिया होगा, जवाब दो। क्या मैंने उस वड़ाई को, उस कारपेंटर को पैसा दिया होगा या नहीं दिया होगा, जवाब दो, बोलो हाँ या ना। तो आपको नहीं लगता वो वड़ाई का काम दिख के आ रहा है? वड़ाई ने काटा, ठोका वोका, उसको स्ट्रक्चर दिया, तो क्या वो वड़ाई का काम दिख के आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो वड़ाई को दिए हुए पैसे, उस वड़ई को दिए हुए पैसे क्या लगता है वो डायरेक्ट हुए या इनडायरेक्ट हुए? सोच समझ के जवाब देना। उस वड़ई को दिए हुए पैसे क्या लागे है आपको, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डोंट यू थिंक उस वड़ई को दिए हुए पैसे डायरेक्ट हो गए? उस वड़ई को दिए हुए पैसे डायरेक्ट हो गए? बोल हाँ या ना, चैट में लिख यस और नो। वड़ई को दिए हुए पैसे क्या हो गए, डायरेक्ट, क्योंकि उसका काम ट्रेसेबल है, कितने घंटे काम किया, क्या काम किया, दिख के आ रहा है, वो उसका काम दिख के आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। बोल एक बार यस और नो लिख दे चैट में, यहां तक समझा? डायरेक्ट लेबर, उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट लेबर। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे यहां से। मैं आए, मैं आए, मैं मूव फर्दर। डायरेक्ट लेबर क्लियर है? डायरेक्ट लेबर क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाओ यहां से। अब इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा, इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या, इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या? जैसा ये जो फर्नीचर है मेरी दुकान तक कैसे लाया, मेरी दुकान तक लाने के लिए क्या किया होगा, वो जो लोड, उसको जो ट्रॉली है उसमें लोड किया होगा, फिर यहाँ तक लेके आया, यहाँ अनलोड किया होगा। तो जो लोडिंग अनलोडिंग जिस लेबर ने किया है, जिस लेबर ने लोडिंग अनलोडिंग किया है, मेरे को बताओ उस लेबर को जो हमने पैसा दिया वो दिख के आ रहा है क्या इस फर्नीचर में? सिर्फ फर्नीचर यहाँ तक पहुँच गया, बट उसकी डिज़ाइन में दिख के आ रहा है क्या, उसमें दिख के आ रहा है क्या, स्ट्रक्चर में दिख के आ रहा है क्या? नहीं। लोडिंग अनलोडिंग इनडायरेक्ट लगा है, बट वो फाइनल प्रोडक्ट पे ट्रेसेबल नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट पे वो कॉस्ट ट्रेसेबल नहीं है, वो इनडायरेक्ट हो गया। सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, जैसा मैंने एक डिज़ाइनर, एक आर्किटेक्ट रखा, आर्किटेक्ट ने टेबल का डिज़ाइन बनाया, उसने सोचा कि ये टेबल टॉप ब्लैक कलर का रहना चाहिए, दरवाज़ों का कलर, ये जो ड्रॉज है इसका कलर वाइट रहना चाहिए, शेप इतना रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वगैरह वगैरह। ये डिज़ाइन एक डिज़ाइनर ने बनाया, उस डिज़ाइनर से मैंने डिज़ाइन खरीदा, वो डिज़ाइनर को मैंने कुछ पैसे दिए होंगे ना, वो डिज़ाइन के पैसे दिए होंगे ना, ये टेबल के डिज़ाइन के मैंने पैसे दिए होंगे। तो ये जो टेबल के डिज़ाइन के जो मैंने पैसे उस डिज़ाइनर को दिए, डोंट यू थिंक दिस इज़ माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? जो टेबल की डिज़ाइन के लिए जो मैंने पैसे दिए जो डिज़ाइनर को, वो मेरा खर्चा है ना, दैट इज़ नॉट लेबर, दैट्स माय एक्सपेंसेस, डिज़ाइन कॉस्ट। डिज़ाइन कॉस्ट क्या हो गया मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंस। डिज़ाइन कॉस्ट क्या हो गया मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंस। और ये जो टेबल बनाते वक्त 100 मशीन काटने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगाऊंगा, 100 मशीन चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगाऊंगा, उस प्रीमाइसेस, जिस प्रीमाइसेस पे ये बनाऊंगा उस प्रीमाइसेस का रेंट लगाऊंगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी रेंट ये सब क्या हो गया बच्चा, ये इलेक्ट्रिसिटी और रेंट क्या हो गया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सोच समझ के जवाब देना। वो इलेक्ट्रिसिटी और रेंट क्या हो गया, कम ऑन हरी अप फास्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट क्या हो गया, इनडायरेक्ट। वो इलेक्ट्रिसिटी और रेंट दिख के नहीं आता, फाइनल प्रोडक्ट पे दिख के नहीं आता, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क समझा क्या, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट पे दिख के आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट पे दिख के आता है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट पे दिख के नहीं आता, जो फाइनल प्रोडक्ट पे दिख के नहीं आता उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। लिख लो इसको, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फटाफट लिखते जाओ, लिखते जाओ, साथ ही साथ लिखते चलो। हो गया है क्या लिख के?
चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक काम करते आगे बढ़ते हैं, आपको आराम से बाद में और समय मिल जाएगा लिखने के लिए. नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक, अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक. यानी अगला जो कॉस्ट है हमारा, दैट इज फंक्शन कॉस्ट. अगला जो हमारा बेस है, दैट इज फंक्शन कॉस्ट. बट अगर हम फंक्शन कॉस्ट की अगर बात करते, चला आजा ध्यान दे, मैं चाहूँगा सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर है, मुंडी उंडी झटके स्ट्रेट बैठे, अभी लिखना नहीं, मेरे साथ लिखना नहीं. ये अगर समझ में आ गया तो आपका एक चैप्टर का बेस भी बन जाता है. दैट इज कॉस्ट शीट नाम का एक चैप्टर है, उसका बेस भी बन जाता है. जब हम फंक्शन कॉस्ट में कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं तो क्या होता है, देख अभी हमने देखा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए तेरे को क्या लगने वाला है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद में तेरे को लगने वाला है डायरेक्ट लेबर, और साथ साथ में क्या लगता है, डायरेक्ट एक्सपेंस. ये तीनों को मिला के जो कॉस्ट हमारी डिटरमाइन होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट. इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम कॉस्ट. मतलब क्या, चला जा ध्यान दे. तो एग्जाम्पल के तौर पे तेरी फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे तू माल बनाता है, तेरा फैक्ट्री में माल बनाता है. मेरे को पता है फैक्ट्री में क्या क्या लगने वाला है. सबसे पहले फैक्ट्री में मटेरियल लगेगा, इस मटेरियल पे काम करने वाली लेबर लगेंगी, और कुछ खर्चे डिज़ाइन विज़ाइन का कॉस्ट लगेगा. तो डोंट यू थिंक ये तीन चीज मिला के ये प्राइमरी कॉस्ट है ना, टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज, टू प्रोड्यूस एनी गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये पहले लग जाएगा तेरे को. बट क्या फैक्ट्री में सिर्फ यही खर्चे लगते हैं क्या, सोच के देख. फैक्ट्री में क्या सिर्फ यही खर्चे लगते हैं कि इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी लगते हैं. फैक्ट्री में सिर्फ यही खर्चे लगते हैं क्या, तो नहीं लगता. फैक्ट्री में इसके अलावा फैक्ट्री का रेंट लगता होगा, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लगता होगा, क्लीनिंग स्टाफ लगता होगा, ये भी तो लोग लगते होंगे ना फैक्ट्री के अंदर में. क्या ये लोग लगते हैं या नहीं लगते. तो ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग इसके अंदर में लगते हैं या खर्चे लगते हैं, दे आर कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड. सर ये ओवरहेड्स मतलब क्या है, सर ये ओवरहेड्स मतलब क्या है, ओवरहेड क्यों बोल रहे हो आप, फैक्ट्री ओवरहेड. जरा ध्यान देना, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होता है. जैसा अभी हमने बताया आपको, अभी हमने क्या देखा, जितने भी डायरेक्ट मटेरियल है, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको हमने प्राइम कॉस्ट बोला. जितने भी डायरेक्ट है हमने उसको क्या बोला, प्राइम कॉस्ट. बट जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं, ये सबको मिला के ओवरहेड्स बोला जाता है. उन सबको मिला के क्या बोला जाता है, ओवरहेड्स. सर ओवरहेड्स मतलब क्या, ये ओवरहेड्स इसलिए क्या, क्योंकि ये सर के ऊपर से जाता है. इसको हम ओवरहेड्स इसलिए बोलते हैं क्या, कि ये सर के ऊपर से जाता है. नहीं, सुन समझ, वाई दिस इज कॉल्ड एज ओवरहेड, वाई दिस इज कॉल्ड एज ओवरहेड. एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि इसको मैंने ओवरहेड्स क्यों बोला. जैसा कि अगर हम सीए इंटर की बात करें, मेरे को अगर आपके सीए इंटर की कॉस्ट निकालनी है, मेरे लिए एक बार क्विक रिकैप करो, फटाफट जवाब दो. मैं सीए इंटर बैच की अगर कॉस्ट निकाल रहा हूँ, मैं सीए इंटर बैच की अगर कॉस्ट निकाल रहा हूँ, तो सीए इंटर बैच मेरे लिए क्या हो जाएंगी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट यूनिट. सीए इंटर की जो बैच रहेंगी वो मेरे लिए क्या रहेंगी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट यूनिट. जवाब दे. सीए इंटर की बैच की कॉस्ट निकाल रहा हूँ, तो सीए इंटर की बैच की कॉस्ट क्या रहेंगी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट यूनिट. डोंट यू थिंक ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट. अब ये सीए इंटर की बैच विल कंसिस्ट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्टिंग, लॉ और टैक्सेशन. ये चार सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, ये चार सब्जेक्ट इसके अंदर में रहेंगे, ये चार सब्जेक्ट कॉस्ट यूनिट्स हो जाएंगे, ये चार सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, कॉस्ट यूनिट. अकाउंट्स कृष्णा सर ले रहे, कॉस्टिंग जो है कृष्णा सर ले रहे, लॉ पवन सर, टैक्सेशन दिव्या मैम एंड पवन सर. ठीक है. अब हमको ये निकालना है कि कॉस्टिंग की बैच के लिए कितना खर्चा लगा. कॉस्टिंग की बैच का कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, देख रहे हो आयरनी, कॉस्टिंग की बैच का कॉस्ट निकाल रहे हो. क्या क्या लगा इसमें, इसमें क्या लगाऊंगा, डायरेक्ट मटेरियल लगा. ओके, डायरेक्ट मटेरियल लगा, जो मैंने नोट्स दिया आपको, समझो 1000 रुपये के नोट्स दिए. डायरेक्ट लेबर लगा, जैसा 10,000 रुपये हमने कृष्णा सर को दिए, 10,000 रुपये डायरेक्ट लेबर ना, मैं तो माई लेबर, डायरेक्ट लेबर. ये मिलाकर ये तो जो हो गई डायरेक्ट ट्रेसेबल कॉस्ट टू कॉस्ट सब्जेक्ट, डायरेक्ट ट्रेसेबल कॉस्ट टू कॉस्ट सब्जेक्ट. बट व्हाट अबाउट रेंट, व्हाट अबाउट रेंट. जैसा यहाँ का इस प्रीमाइसेस में हमारा क्लासेस है, जहाँ पे हमारा क्लासेस कंडक्ट किया जाता है, जहाँ हमारा एडमिन ऑफिस एंड एवरीथिंग है, उसका रेंट आता है, मंथली रेंट आता है 3,00,000 रुपये. वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी आता है, जो एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी आता है 1,00,000 रुपये.
वहाँ पे जो स्टाफ काम करता है उसका सैलरी आता है 2 लाख रुपए, जो स्टाफ काम कर रहा है उसका सैलरी आ रहा है 2 लाख रुपए, इंटरनेट इंटरनेट बाकी सब अदर छूट मूट खर्चे मिला के 2 लाख रुपए के आसपास वो लग जाते। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट जो हो उस प्रीमाइसेस का है, उस प्रीमाइसेस का टोटल कॉस्ट कितना हो गया? जवाब दो। टोटल कॉस्ट हो गया 8 लाख रुपए। क्या लगता है आपको ये पूरे के पूरे 8 लाख रुपए हमने कृष्णा सर से कॉस्टिंग सब्जेक्ट से वसूल लेने चाहिए क्या? पूरे के पूरे 8 लाख रुपए के लिए क्या कॉस्टिंग सब्जेक्ट जिम्मेदार है क्या? कमान हरी अप फास्ट। पूरे के पूरे 8 लाख रुपए के लिए क्या कॉस्टिंग सब्जेक्ट जिम्मेदार है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये 8 लाख रुपए हमने पूरे के पूरे कृष्णा सर से ही लेने चाहिए क्या? ये पूरे के पूरे 8 लाख की वसूली क्या हमने कृष्णा सर से करनी चाहिए क्या? नो। डोंट यू थिंक ये 8 लाख रुपए का बेनिफिट अकाउंट्स को भी मिला, ये 8 लाख रुपए का बेनिफिट कॉस्टिंग को भी मिला, ये 8 लाख रुपए का बेनिफिट लॉ को भी मिला, और ये 8 लाख रुपए का बेनिफिट टैक्स को भी मिला, बराबर है ना? तो आपको नहीं लगता ये 8 लाख रुपए कृष्णा सर के भी मत्थे पड़ना चाहिए, दिव्या मैम के भी मत्थे पड़ना चाहिए, और पवन सर के भी मत्थे पड़ना चाहिए? हाँ या ना? या 8 लाख रुपए सभी के मत्थे पड़ना चाहिए? या 8 लाख रुपए क्या करना चाहिए हमने? सभी के मत्थे। तो दीज आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दीज आर ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हम सभी के मत्थे मार रहे हैं। सभी के मत्थे मार रहे हैं तो कैसा? 8 लाख रुपए, चार सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट जो रहेंगी वो 2 लाख रुपए रहेंगी। ओवरहेड कॉस्ट क्या रहेंगी? 2 लाख। 2 लाख रुपए कैसे लाया? 8 लाख को मैंने चारों सब्जेक्ट में इक्वली अपोर्शन कर दिया। चारों इसके अलग अलग अपोर्शनमेंट के बेसिस है जो हम ओवरहेड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये 8 लाख रुपए तो अभी हमने यूनिट वाइज सब्जेक्ट वाइज अलोकेट कर दिए, दिस आर कॉस्ट यूनिट्स ना, मैंने यूनिट वाइज अलोकेट कर दिए। इसको अलोकेट करने के अलग अलग बेसिस होते हैं, जो जितना ज़्यादा घंटे पढ़ा रहा है या जिसकी जितनी ज़्यादा फीस है उसने उतना ज़्यादा बेयर करना चाहिए, या जिसने जितना ज़्यादा टाइम लिया उसने वो उतना ज़्यादा बेयर करना चाहिए। जो उसके अलग अलग बेसिस हम ओवरहेड चैप्टर में पढ़ेंगे, वो अभी नहीं। बट दिस आर बीन अलोकेटेड ऑन ईच एंड एवरी बडीज हेड, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज ओवरहेड। इनडायरेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट जो रहता है उसका अलग नाम क्या हो सकता है? ओवरहेड। समझ में आया क्या? अभी समझ में आया क्या ओवरहेड्स मतलब क्या? ओवरहेड मतलब ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितना भी हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? ओवरहेड्स। जितना भी हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड। समझाया तो एक बार चैट में यस लिख दो, समझाया तो एक बार चैट में यस लिख दो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू यहाँ से। ओवरहेड्स का मतलब क्लियर है? तो हमने यहाँ डायरेक्ट ले लिया, अब डायरेक्ट ले लिया तो बचे कौन से? इनडायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट को हम टर्मिनोलॉजी देंगे ओवरहेड। ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कौन से वाले? फैक्ट्री वाले। तो फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसको यदि आप जोड़ लोगे, इसको यदि आप जोड़ लोगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट हो गई। अब जितना भी फैक्ट्री में लगने वाला खर्चा है उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। हो गया यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से जो प्रोडक्ट रहता है, यहाँ पे मेरे को पता फैक्ट्री में एक छोटा सा ऑफिस भी होगा ना, वहाँ एक छोटा सा हम ऑफिस लगा के चल रहे होंगे जो फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करता होगा, जिसको आप एडमिन ऑफिस भी बोल सकते हो। हर फैक्ट्री बिल्डिंग में एक एडमिन बिल्डिंग भी होता है जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट देखता है। मेरे को बताओ वो भी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है ना? वो कॉस्ट भी प्रोडक्शन में हेल्प करती है? बोलो हाँ या ना? तो वो कौन सी कॉस्ट हो गई बच्चा? एडमिन कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट आ जाएंगी आपकी? एडमिन में वहाँ पे अकाउंटेंट बैठता है, वहाँ पे आपका परचेज मैनेजर बैठता है, वहाँ पे आपको जेरोक्स लगते, पेपर लगता है, पेपर स्टेशनरी बोल देता हूँ ना, मटेरियल में आपको स्टेशनरी लगता है, यहाँ का रेंट, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी तो खर्चा लगता है ना, ये सब खर्चा लगता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑफिस या एडमिन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? ऑफिस या एडमिन ओवरहेड्स। इसको क्या बोल सकते हैं हम? ऑफिस या एडमिन ओवरहेड। तो आपने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़े तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है, फैक्ट्री कॉस्ट आती है। फैक्ट्री कॉस्ट में अगर आपने एडमिन ओवरहेड्स जोड़े, आपने एडमिन ओवरहेड्स जोड़ लिए तो दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चा मैं ये वाले जो एडमिन ओवरहेड बोल रहा हूँ, ये एडमिन ओवरहेड कौन से? ऑफिस के एडमिन ओवरहेड बोल रहा हूँ कि फैक्ट्री के एडमिन ओवरहेड बोल रहा हूँ? ये वाले ओवरहेड जो मैंने बोले, ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो ओवरहेड बोल रहा हूँ मैं, फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हम इनकर्ड करते, उसको अगर हमने जोड़ लिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है ना। प्रोडक्शन में वो सबके खर्चे, सुपरवाइजर का सैलरी एंड एवरीथिंग लगा कि नहीं लगा, दिस इज कॉल्ड एज, दिस विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब माल सिर्फ बन के रेडी हो जाएगा ऐसा होता है कि इसके ऊपर में हमको मार्केटिंग करना पड़ेगा, माल को बना के मार्केट करके सेल करना पड़ेगा ना। अगर मैं उसकी मार्केटिंग नहीं करूँ तो बिकेगा नहीं।
अगर मैं उसकी मार्केटिंग नहीं करूँ तो बिकेगा नहीं। तो इसमें जो मार्केटिंग करते हैं हम उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या बोलेंगे हम? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, अगेन इनडायरेक्ट वाले, क्योंकि डायरेक्ट वाले तो हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आप जोड़ लोगे, तो ये जोड़ लेने के बाद आपको जो कॉस्ट मिलती है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। और लास्ट में इसमें क्या जोड़ लोगे आप? प्रॉफिट। लास्ट में इसमें क्या जोड़ लेंगे आप? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अगर आप जोड़ लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। अगर आपको याद होगा तो आज हमने शुरुआत करते करते हमने यही बात की थी, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। हमने शुरुआत करते वक्त यही बात की थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। जवाब दे बेटा। शुरुआत करते वक्त हमने क्या बात की थी? कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस है डिटर्मिनेशन ऑफ, बोल बोल बोल, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट या सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है, प्रॉफिट जोड़ दिया तो क्या मिल जाता है? सेलिंग प्राइस। तो इसमें ये जो फंक्शन कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, दीज आर ऑल योर फंक्शन कॉस्ट। दीज आर ऑल योर फंक्शन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल। बट इसका क्लासिफिकेशन हमने क्या किया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। उस प्राइम कॉस्ट में एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इसको ब्लर मत कर देना, इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ो तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है। फिर वो फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिन ओवरहेड्स जोड़ो तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ो तो कॉस्ट ऑफ सेल मिलता है। इसमें प्रॉफिट जोड़ो तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्ट ऑफ, सॉरी, प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सेलिंग प्राइस। क्या मिल जाएगा आपको? सेलिंग प्राइस। सर इनडायरेक्ट एक बार रिपीट कर दीजिए, इनडायरेक्ट में क्या है? सर ये जो आपने इनडायरेक्ट लिखा था ना सर, ये इनडायरेक्ट मतलब विच आर नॉट ट्रेसेबल। इनडायरेक्ट मतलब यही वाला ना, विच आर नॉट ट्रेसेबल टू फिनिश गुड्स। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? विच आर नॉट ट्रेसेबल टू, हाँ अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट, ये वाला है ना, वही पूछना है ना फैक्ट्री कॉस्ट का मीनिंग। सुचित देख, ये जो फैक्ट्री है तेरी, मेरे को एक चीज़ बता, ये फैक्ट्री के अंदर में, फैक्ट्री के अंदर में सिर्फ मटेरियल लेबर एक्सपेंस लगता क्या? फैक्ट्री के अंदर में क्या सिर्फ डायरेक्ट आइटम लगते क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा कि और भी कुछ लगेगा? फैक्ट्री के अंदर में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा कि और भी कुछ लगेगा? लगेगा ना। वो फैक्ट्री के अंदर में वो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, वो फैक्ट्री के अंदर में फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर रहेगा उसका सैलरी, रेंट, क्लीनिंग स्टाफ का सैलरी वगैरह लगेगा। ये सब मिला मिलू के वो फैक्ट्री रेडी होता है ना हमारा। ये सब मिला मिलू के क्या हमारा वो फैक्ट्री रेडी होता है? बोल हाँ या ना, यस और नो सुचित। तो मेरे को एक चीज़ बता, जो फैक्ट्री कॉस्ट है, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए तू जब तक फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं जोड़ेगा तेरे को फैक्ट्री कॉस्ट पता चलेंगी क्या? प्राइम कॉस्ट तो सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट होगी। ये जो जितनी भी तूने प्राइम कॉस्ट जोड़ा है इसके अंदर में, ये जितना भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस जोड़ा है, इससे तो प्राइम कॉस्ट मिल गई। बाकी उस फैक्ट्री में लगने वाला रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग स्टाफ का सैलरी वगैरह जोड़ा तो ये पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट हो गई। और ये फैक्ट्री की कॉस्ट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट। अभी समझाएगा? हाँ अच्छा, तेरा कंफ्यूजन वहाँ है। सर ये जो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो हम डायरेक्ट में डालते थे ना सर। सर डायरेक्ट वो सर ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब पढ़ते थे, जब हम उसको ट्रेडिंग में डालते थे। आपको याद है क्या? फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे आप बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे। कौन से अकाउंट में डालते थे? ट्रेडिंग। तो सर ये तो डायरेक्ट हो गए ना, आप इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हो? ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है आप इसको इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हो? यही तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू बिजनेस है कि इजीली ट्रेसेबल है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग है। हम यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? जवाब दें। आर वी लर्निंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और वी आर लर्निंग कॉस्ट अकाउंटिंग? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग होता है। अभी समझा क्या सुचित? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब ट्रेसेबिलिटी पे है, इसको कंफ्यूज मत करना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ में। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री के स्टाफ, क्लीनिंग चार्जेस, ये सब भी डायरेक्ट है। किसके हिसाब से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से। बट ये सब इनडायरेक्ट हो जाता है किसके हिसाब से? कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से।
तो इसलिए दोनों को पैरेलली लेके मत चलो, अलग अलग है, वो अलग है ये अलग है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? लिख लो अभी इसको। फंक्शन कॉस्ट, लिख के हो जाए तो एक बार चैट में डन लिखना। हो गया है लिख के? चलिए एक काम करते हैं, देखिए क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या क्या देखा एक बार, फिर आज इसको कंक्लूड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में तो वी हैव सीन नेचर और एलिमेंट और फंक्शन कॉस्ट, ये दो कॉस्ट हमने कर चुके हैं। इसके अंदर में वेरिएबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल मेजर डिस्कशन इसके ऊपर में ही होगा, टाइम मिला तो हम देखेंगे, अगला वाला लेंगे, अदरवाइज
उसको शायद हमको नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेक करना पड़ सकता है। विल सी कल का स्टेटस क्या होता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। अगर आप ये इसको व्यवस्थित ले लेते हो तो इसका एप्लीकेशन कंपेरेटिवली अदर से ज़्यादा होता है। तो ये हम कल शुरू करते हैं, ये हम कल शुरू करते हैं फ्रेश माइंड से। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें हमने एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, कॉस्ट मतलब क्या होता है, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज कॉस्ट। कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट असर्टन करना इज कॉस्टिंग, और उसको लिख लेना, टू रिकॉर्ड द कॉस्ट, जो भी आपने असर्टन कॉस्ट है उसको लिख लेना, इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसकी आपको कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, कहाँ गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसका कॉस्ट आपको, द प्रोडक्ट और द सर्विस ऑफ विच द कॉस्ट टू बी असर्टन इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट यूनिट मतलब यूनिट यूज्ड टू मेक द कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट। ये चीज़ जैसे अलग अलग प्रोडक्ट हमने यूज़ किए। कॉस्ट ड्राइवर्स, नंबर ऑफ क्वांटिटी यूज्ड इन अ कॉस्ट यूनिट इज कॉस्ट ड्राइवर्स। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में हमने देखा सबसे पहले नेचर ऑफ एलिमेंट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मीनिंग, जिसको मटेरियल में 2 बच्चे, लेबर के 2 बच्चे, एक्सपेंस के 2 बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये जो 6 हमने पार्ट्स देखे, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मीनिंग अलग है। इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंफ्यूज मत करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मीनिंग अलग होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मीनिंग हमने बताया। डायरेक्ट मतलब विच आर इजीली ट्रेसेबल टू फाइनल प्रोडक्ट इज डायरेक्ट, विच आर नॉन ट्रेसेबल टू फाइनल प्रोडक्ट इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट यहाँ पे एट्रीब्यूशन टू बिजनेस नहीं है, ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट है। एट्रीब्यूटेड टू बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, फर्क है दोनों में। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर है। फिर हमने देखा था जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं सबको मिला के हम ओवरहेड्स बोलते हैं। वाई दे आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स, वाई दे आर कॉल्ड एज ओवरहेड, क्योंकि ओवरहेड बोलते हैं वो सभी के खर्चे पड़ते हैं, सभी के मत्थे पड़ते हैं। तो ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर सबको मिला के, जैसा हमारा मटेरियल का कॉस्ट लग गया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बट हमारा रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी मिला मिलू के जो खर्चा लगा है वो सबके मत्थे मारना है हमको। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स। ठीक है, फिर हमने देखा था फंक्शन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या क्या जोड़ लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, उससे प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। उसमें वर्क ओवरहेड जोड़ लोगे, वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ लोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड जोड़ लोगे तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ लोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल, और लास्ट में प्रॉफिट जोड़ लोगे तो सेल। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सब मिला के तेरी फंक्शन कॉस्ट बनती है। ये सब मिला के तेरी क्या बनती है, फंक्शन कॉस्ट। समझा है तो चार्ट में एक बार यस लिख देना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक कॉस्ट शीट। जो अभी हमने देखा इसको बेसिक कॉस्ट शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बेसिक कॉस्ट शीट। ठीक है, डन है यहाँ तक, डन है यहाँ तक, यस और नो। तो आज हम यहीं रोकते हैं इस डिस्कशन को, आज हम यहीं रोकते हैं। कल हम चालू करेंगे वेरिएबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस दैट, क्योंकि उसका एप्लीकेशन इसके भी एप्लीकेशन है, जो मैंने आपको पढ़ा है इसका भी एप्लीकेशन है, बट वेरिएबिलिटी का एप्लीकेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है। बिहेवियर कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। हम हर टॉपिक में, हर चैप्टर में उसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।